सपने अगर बुलंद हो तो अक्सर नींद उड़ जाया करती है। सपने अगर बुलंद हो तो अक्सर नींद उड़ जाया करती है। कामयाबी सर चढ़ के बोलती है और हार अक्सर रुलाया करती है। ये सत्य बात है मेरे दोस्तों। ये उनके लिए हैं जो फेल हुए हैं और जानते हैं कि आपने कहाँ गलती करी है और उस गलती को आप दोबारा नहीं करना चाहते। माना कि आप बहुत अच्छे हो, मेहनत भी अच्छी करते हो, लेकिन फिर भी आपको कामयाबी नहीं मिल रही। लोग आपको ताना ताना मारते हैं, दोस्त आपको कुछ नहीं समझते। तो उन चीज़ों की परवाह मत करिए आप, ठीक है। मैं यही कहना चाहता हूँ आपको कि जो आप कर रहे हैं उससे भी बेटर करने की कोशिश करिए, क्योंकि दुनिया है, दुनिया गिरगिट की तरह रंग बदलती है। जो आज आपके साथ हैं, अगर कल को आपको कामयाबी नहीं मिली तो ये भी आपका साथ छोड़ देंगे। वो चाहे परिवार हो या आपकी बीवी हो, कोई भी हो, ठीक है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप कोई भी काम करो इतनी शिद्दत से करो कि कामयाबी आपके कदमों पे आने के लिए तरस जाए, मजबूर हो जाए। तो अपन पढ़ाई कर रहे हैं, एक दिन कर रहे हैं, दूसरे दिन नहीं कर रहे हैं, दूसरे दिन मटर गश्ती में चले गए, यार दोस्तों के पास चले गए। एक दिन ही तो है, क्या फ़र्क पड़ेगा। एक दिन ख़राब हो जाएगा तो क्या दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत बहुत बड़ी होती है। एक दिन के चक्कर में आप 2 दिन ख़राब कर लेते हो और आपको पता भी नहीं चलता है। तो ये चीज़ें छोड़ दीजिए कुछ दिन। समस्या मैंने देखी है, इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ। कुछ समाज में देखो, अगर आपको कामयाबी नहीं मिली तो ना तो आप समाज में बैठ पाओगे, आप कितने ही समझदार हो आपकी कोई नहीं सुनेगा। आपके अंदर कितना ही माइंड है, आपकी बातों में कोई ध्यान नहीं देगा। अगर आप सक्सेस हो जाओगे, कुछ बन जाओगे, तो आप कुछ भी कहोगे तो आपकी बातों का समाज में इफ़ेक्ट पड़ेगा। लोग आपकी बातें मानेंगे, इज्जत करेंगे। तो मेरा सीधा सा कहने का मतलब ये है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो ऐसी करो, कुछ भी हो जाए, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले एग्जामिनर, जैसे ही क्वेश्चन देखा आंसर दिमाग में फटाक से आ जाए। तो रट लो चीज़ों को, फिर देखते हैं कामयाबी कैसे नहीं आती है, ठीक है। तो देखो, ये लेक्चर की क्लास नहीं ले रहा हूँ मैं, आज ऐसे मन किया आपको बताने का, तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ। बाकी अपना पढ़ाई की बात करते हैं। तो अपने गोहिल वंश चल रहा है, और गोहिल वंश का अपन ने लास्ट वीडियो डाला था राणा कुंभा के बारे में। जो पिछला वीडियो है राणा कुंभा के बारे में अपन ने पढ़ा था, और आज अपन राणा सांगा की बात करेंगे, और उससे पहले रायमल की बात करेंगे, ठीक है। रायमल का छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं शुभराम आप सभी का जीएसएम क्लासेज में दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और साथ ही आशा करता हूं कि आप सभी जो ये नोट्स में लिखवा रहा हूं इनको अच्छे से आप कवर करोगे, अच्छे से लिखोगे, ठीक है। मैंने जैसे वादा किया था आप लोगों से पशु परिचर का कोर्स कंप्लीट करवाने का, तो अपना इतिहास कंप्लीट होने वाला है। ये गोहिल वंश अपना लास्ट बचा है, और इसमें 1-2 दिन में ये भी समाप्त हो जाएगा, यानी कि अपना इतिहास ख़त्म होने वाला है। और कला संस्कृति अपन ने स्टार्ट कर ही दिया। अब कुछ दिनों में या 1-2 दिन में कृषि से संबंधित, यानी कि अपने एनिमल हस्बेंड्री भी स्टार्ट कर देंगे, और जनरल साइंस भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ये उदय या उदयकरण जो हैं, इनका शासनकाल 1468 से लेकर के 1472 तक रहा, और उदयकरण ने अपने पिता महाराणा कुंभा की हत्या कर दी थी 1468 के अंदर। इस वजह से इनको गोहिल वंश का पितृहंता पुत्र भी कहते हैं, ठीक है। उदयकरण के बारे में इतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट शासक नहीं है, तो इनके बारे में ज़्यादा अपन कुछ पढ़ेंगे नहीं ज़्यादा। अब आगे बात करते हैं रायमल के बारे में। तो रायमल का शासनकाल जो है वो 1472 से लेकर के 1509 तक इनका शासनकाल रहा, और इनकी रानी श्रृंगार देवी ने गोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया चित्तौड़गढ़ के अंदर, ठीक है। और रायमल ने मेवाड़ में सिंचाई व्यवस्था को प्रोत्साहन दिया, और किसानों के लिए
राम तालाब, शंकर तालाब और समया शंकर तालाब का निर्माण करवाया था। ठीक है। और रायमल के 3 पुत्र हुए, पृथ्वीराज सिसोदिया और जयमल और संग्राम सिंह या राणा सांगा। ठीक है। तो पृथ्वीराज सिसोदिया के बारे में कुछ तथ्य अपन देख लेते हैं, ये ज़्यादा कोई बड़ा नहीं है शासक। ठीक है। पृथ्वीराज सिसोदिया जो हैं, इनकी रानी थी ये तारा देवी, ये इनकी रानी है। ठीक है। और पृथ्वीराज सिसोदिया को उड़ना राजकुमार कहते हैं और इनकी छतरी जो है कुंभलगढ़ में बनी हुई है। और पृथ्वीराज सिसोदिया की इनके बहनोई ने इनकी हत्या कर दी थी। और इनके एक दासी पुत्र था बनवीर, जिसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। ठीक है। बनवीर का आएगा आगे। तो ये बनवीर किसका पुत्र था? पृथ्वीराज सिसोदिया की दासी पुत्र था। ये पृथ्वीराज सिसोदिया की दासी थी पुतल दे, उसका पुत्र है बनवीर। ठीक है। वो बनवीर के बारे में चर्चा करेंगे आगे। तो अब बात करते हैं महाराणा सांगा की। तो महाराणा सांगा का जो है शासनकाल, रायमल के बाद में महाराणा सांगा का शासनकाल रहा। ठीक है। महाराणा सांगा का शासनकाल 1509 से लेकर के 1528 तक इनका शासनकाल रहा। और इन्होंने अपना निर्वासित जीवन अजमेर में करमचंद पंवार के पास बिताया। जो महाराणा सांगा है, इन्होंने अपना निर्वासित जीवन अजमेर में करमचंद पंवार के पास में जो है अपना निर्वासित जीवन बिताया था। ठीक है। अब इनके कुछ उपनाम हैं। उपनाम क्या क्या हैं? सैनिकों का भग्नावशेष, मानवों का खंडहर, सिपाही का अंश और हिंदूपथ। अब ये जो 3 उपाधियां हैं शुरू की, सैनिकों का भग्नावशेष, मानवों का खंडहर और सिपाही का अंश, ये उपाधि इनको कर्नल टोड ने दी थी। ठीक है। महाराणा सांगा के युद्ध में लड़ते हुए शरीर पर 80 घाव हुए थे। कितने घाव हुए थे? 80 घाव हुए थे। और 80 घाव हुए और इनके शरीर में एक हाथ, एक पैर और एक आँख नहीं रही थी। आँख फूट गई थी, पैर कट गया था और हाथ भी कट गया था। लेकिन फिर भी जो है राणा सांगा एक महान योद्धा थे, फिर भी युद्ध में लड़ते रहे। ठीक है। अब राणा सांगा की छतरी की बात करें तो इनकी छतरी भीलवाड़ा मांडलगढ़ में बनी हुई है। और इनकी छतरी जो है अशोक परमार ने बनवाई थी। राणा सांगा की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में बनी हुई है और ये छतरी बनवाई थी अशोक परमार ने। ठीक है। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फालतू की चीज़ें मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। इनको किसी भी चीज़ को आपको इग्नोर नहीं करना है, सब चीज़ों को लिखना है। ठीक है। राणा सांगा का जो स्मारक है वो स्मारक बसवा दौसा में है। और राणा सांगा जो है इनका राज्याभिषेक 1509 में हुआ। उस समय दिल्ली का शासक कौन था? सिकंदर लोदी। जब महाराणा सांगा का राज्याभिषेक हुआ था 1509 में, तो उस समय दिल्ली का सुल्तान सिकंदर लोदी था। ठीक है। अब कुछ युद्ध हुए, उनकी बात कर लेते हैं। और याद रखने के लिए मैं सीधी सीधी एक बात बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले खातौली युद्ध हुआ था 1517 के अंदर। खातौली युद्ध कब हुआ? 1517 के अंदर। उसके बाद दूसरा युद्ध हुआ बाड़ी का युद्ध, जो हुआ 1518 ईस्वी में, यानी कि 1 साल बाद ही हो गया। फिर उसके 1 साल बाद में घाघरोन का युद्ध हुआ 1519 के अंदर। ठीक है। अब ये तो लगातार हो गए, बैक टू बैक, 1 साल के बाद प्रति वर्ष लगातार। प्रथम ये खातौली युद्ध हुआ था 1517 में। उसके बाद 1518 में बाड़ी का युद्ध हुआ। उसके बाद 1519 में घाघरोन का युद्ध हुआ था। अब आगे बात करते हैं। तो 1527 के अंदर 1527 के अंदर बयाना का युद्ध हुआ था। और 1527 में ही खानवा का युद्ध हुआ था। 1527 में 2 युद्ध हुए थे। 1527 में खानवा का युद्ध और बयाना का युद्ध। अक्सर इनसे एक क्वेश्चन तो आता ही है। ये 5 हो गए, 1 2 3 4 और 5। इनमें से एक सवाल हर बार पूछा जाता है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है। तो
ये 3 युद्ध तो लगातार बैक टू बैक हो गए और 2 ये हो गए। बयाना युद्ध और खानवा युद्ध 1527 में हुए थे। अब तारीख की बात करें तो तारीख जो है बयाना युद्ध 16 फरवरी, ठीक है, 16 फरवरी 1527 को बयाना का युद्ध हुआ था। उसके 1 महीने बाद 17 मार्च 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो ये ऐसे याद रहेगा। देखो, रट्टा मारने से कोई चीज़ याद नहीं होती है, थोड़ा समझना पड़ेगा, जब जाके ये चीज़ें याद होगी। चलिए अब इनकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं इनको। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं खातौली युद्ध की। तो जिस समय खातौली युद्ध ये हुआ 1517 के अंदर, जब ये युद्ध हुआ था तो खातौली बूंदी के अंदर आता था, लेकिन अभी ये खातौली कोटा में पड़ता है। ठीक है, और ये युद्ध खातौली युद्ध इब्राहिम लोदी व सांगा के मध्य हुआ था और इस युद्ध में राणा सांगा की जीत होती है। ठीक है, अब बाड़ी का युद्ध ये 1518 में धौलपुर में हुआ था और इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य ये युद्ध हुआ था और इसमें भी जो है राणा सांगा की जीत होती है। और बाड़ी युद्ध में इब्राहिम लोदी की ओर से मियाँ माखन और हुसैन फार्मूली लड़ रहे थे, जो कि इस युद्ध में, बाड़ी के युद्ध में मारे गए थे। ठीक है, अब बात करते हैं घाघरोन का युद्ध। तो घाघरोन का युद्ध 1519 में झालावाड़ में हुआ था और ये मालवा के महमूद खिलजी सेकंड और राणा सांगा के बीच हुआ था और इसका कारण था ये मेदिनी राय को घाघरोन की जागीर दे दी थी राणा सांगा ने। मेदिनी राय को राणा सांगा ने घाघरोन की जागीर दे दी थी। इस वजह से जो है महमूद खिलजी ने राणा सांगा के ऊपर आक्रमण कर दिया था। ठीक है, तो इस युद्ध में, घाघरोन के युद्ध में 1519 में ये युद्ध लड़ा गया। मालवा की ओर से महमूद खिलजी जो है इसने आक्रमण किया था राणा सांगा के ऊपर, लेकिन राणा सांगा की इस युद्ध में जीत होती है और महमूद खिलजी को बंदी बना लेते हैं। फिर राणा सांगा जो है महमूद खिलजी को बंदी बना लेते हैं और बंदी बनाया था 3 महीनों के लिए। 3 महीने बंदी बना लिया था इसने, राणा सांगा ने। ठीक है, अब बात करते हैं बयाना युद्ध, जो कि कहाँ हुआ था? भरतपुर के अंदर हुआ था। कब हुआ? 16 फरवरी 1527 ईस्वी में। ठीक है, बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 ईस्वी में भरतपुर में हुआ था और मुग़ल शासक बाबर की ओर से मेहंदी हसन ख्वाजा ये इस युद्ध में लड़ने के लिए आया था राणा सांगा से। ये बाबर नहीं आया था, बाबर की ओर से कौन आया था? मेहंदी हसन ख्वाजा। ये बयाना का युद्ध जो हुआ, इसमें मेहंदी हसन ख्वाजा राणा सांगा से युद्ध करने आया और इसमें भी जो है राणा सांगा की जीत होती है। अब बयाना के बाद में बात करेंगे अपन खानवा का युद्ध, जो कि गंभीरी नदी रूपवास भरतपुर में लड़ा गया था 17 मार्च 1527 को। और ये खानवा युद्ध देखेंगे अपन कल। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, राम राम। थैंक यू।